हेलो बच्चों, हेलो। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के विषय में आगे पढ़ेंगे। ये जो हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेसन सेकंड है, उसका दूसरा टॉपिक है, जिसमें हम क्षेत्रकों को परिभाषित करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्षेत्रक किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो कहाँ, वहाँ पे कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा होगा। कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि वो लोग कौन से क्षेत्रक में हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी क्रिया कर रहा है जिसमें प्रकृति का बहुत ही महत्व है, बहुत प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर क्रिया कर रहा है, तो हम ऐसी क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्रक की आर्थिक क्रियाएं और उस व्यक्ति को प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत व्यक्ति मानते हैं। जैसे कि हमारी बुक में देखिए परिभाषा दी गई है कि प्राथमिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग, प्राथमिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन, कोई व्यक्ति उत्पादन करने के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, जैसे मिट्टी है, जल है, हवा है, धूप है ना, इन सब का प्रयोग करके कुछ उत्पादित कर रहा है, तो उसकी जो गतिविधि होगी वो क्या हो जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि हो जाएगी। पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनसे कुछ उत्पाद ले रहा है, तो उसकी जो उसकी जो गतिविधि होगी वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी क्रिया है। कपास की खेती एक मौसमी क्रिया है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हमें मुख्यतः, न कि पूर्णता, यहाँ पर पूर्णता नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि किसी भी खेती के लिए पूर्णता हम किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं। पूर्णतः हम अंशतः ही हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं। पूर्णतः क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रकृति अपने संसाधनों को उपलब्ध कराती है हमें, लेकिन वो खुद खेती करके हमें नहीं देती कि लीजिए अब हम कपास उत्पादित कर रहे हैं, आप खाली तोड़ के आप यूज़ कर लीजिए। इसलिए हम ये कहेंगे कि मुख्यतः हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर करते हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। देखा आपने, कपास की जो खेती की, या हमने गन्ने का उत्पादन किया, या हमने गेहूं, धान, चावल का उत्पादन किया, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पाद हो जाएगा। इस प्रकार डेयरी उत्पादन में हम प्राकृतिक पशुओं की जैविक क्रियाओं एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः जो उत्पादित दूध है वो अभी क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक उत्पाद हो जाएगा। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसकी डेफिनेशन हो गई। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि हो जाएगी और वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं कि कृषि क्रियाएं, मत्स्य पालन, डेयरी, तो ये सब इसके उदाहरण के रूप में आ जाएंगे। और भी बहुत सारे आते हैं। मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, शहद उत्पादन हो गया, फूलों की खेती हो गई, वानिकी माने लकड़ी उत्पादन हो गया, वन लगाना। वन क्यों लगाते हैं? वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए वन लगाते हैं, और वन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो वनों से मिलने वाले जो उत्पाद हैं वो भी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक उत्पाद, और उस गतिविधि को हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि में रखेंगे। तो इस प्रकार इसके उदाहरण। तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शंस दे देगा, आपको उसमें से ढूंढना होगा, या आपको लिखेगा कि आप प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण दें, या आपको कह सकता है कि आप प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा लिखें। तो तीनों बातें यहाँ पे हो गई। आगे हम लोग चलते हैं कि द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है बच्चों कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्रक पर आधारित थी, मतलब प्रमुख रूप से उस समय कौन सा क्षेत्रक था? तो हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्रक में काम करते थे, और जो जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो भी ज़्यादा कहाँ से आ रहा था, प्राथमिक क्षेत्रक से आ रहा। इसके बाद आगे का हमारा द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो जब हम प्राथमिक क्षेत्रक से कोई उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं
और उस उत्पाद का प्रयोग करके कोई अन्य वस्तु विनिर्मित करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद हो गया लकड़ी, हमने फर्नीचर बनाया उससे इंडस्ट्री में ले जाके। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद हो गया गन्ना, हमने उसे चीनी और गुड़ बनाए। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद ऊपर उदाहरण देखे दिया है कपास ले लिया हमने और उससे हमने कपड़ा बनाया। तो कपड़ा बनाने की जो गतिविधि है वो कारखानों के द्वारा हुई, उद्योगों में हुई। चीनी उद्योगों में बनी दाल का उत्पादन हो गया, दाल मिल है ना। तो इस तरह से तेल मिल है, दाल मिल है, या रिफाइनरियां हैं जो हमने खनिज तेल निकाला उसको रिफाइनरियों में रिफाइन किया, हमने लौह अयस्क निकाला, हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री में स्टील बनाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएंगी, औद्योगिक क्षेत्रक में आ जाएंगी या द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएंगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर और द्वितीयक क्षेत्रक एक ही है वो। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त उत्पादों को विनिर्मित करना, उनको अपने अनुरूप बनाना, जैसी मांग है, जिस तरह से लोग चाह रहे हैं उस तरह से उसे विनिर्मित करना ही औद्योगिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहलाता है। ये कार्य कहाँ होता है, उद्योगों में होता है। इसके उदाहरण भी हो जाएंगे। उदाहरण में सिंपल उदाहरण आप लिख सकते हैं, गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, मिट्टी जो हमें मिल रही है उससे ईंटें बनाना, तो इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्षेत्रक है बच्चों, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं या तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है कि जो हमारे दोनों क्षेत्रक विकसित हो गए, प्राथमिक और द्वितीयक, उन दोनों को आपस में कोलैबोरेट करने के लिए हमने एक नए क्षेत्रक को विकसित किया, वो था तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक से निर्मित उत्पादों को संग्रह करने के लिए हमें संग्रहालय चाहिए थे, लोगों की सिक्योरिटी करने के लिए हमें सैनिक चाहिए थे, नाप तोल करने के लिए हमें प्रशासन चाहिए था। तो इस तरह से एक नया क्षेत्रक विकसित हुआ जिसे हम तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं, जो परिवहन, संचार सुविधाएं, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे कि दोनों क्षेत्रक जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो तृतीयक क्षेत्रक से हम उस क्षेत्रक से समझते हैं, उस क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्रक समझते हैं जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे दोनों जो क्षेत्रक हैं, हमारे प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक, दोनों आगे बढ़ सकें, दोनों का विकास हो सके। तो तृतीयक क्षेत्रक से हमारे अभिप्राय ऐसी क्षेत्रक से है जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन ना करके विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो सबसे तेज़ी से जो क्षेत्रक विकसित हुआ बच्चों, वो तृतीयक क्षेत्रक ही था, क्योंकि आज़ादी के बाद विभिन्न प्रकार की सेवाओं की मांग हो रही थी और उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक नए क्षेत्र को विकसित किया गया, जिससे कि लोग आज़ादी का लाभ उठा सकें, उन्हें ऐसा लगे कि उनका देश आज़ाद हो गया है और उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं थी, शिक्षा सुविधाएं थी, प्रशासनिक सुविधाएं थी, है ना, जिससे कि तृतीयक क्षेत्रक में लोगों को ज़्यादा वैकेंसीज मिली, उनकी आय बढ़ी, जैसा कि हम देख रहे हैं।